हेलो एवरीवन। इस वाले वीडियो में मैं आपको भी इजी 1138 जो हमारी बुक है, इसमें मैं आपको उसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कराऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन के आने के चांस एग्ज़ाम में, तो मैं आपको बताऊंगी इस वाले वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आने के चांस है वो क्या है कि स्टेज क्या होती है रीडिंग प्रोसेस की। तो यहाँ पे 3 स्टेज होती है, प्री रीडिंग, ड्यूरिंग रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग। तो ये 3 स्टेजेस होती है रीडिंग की। इसके अलावा अनदर 5 स्टेजेस और है रीडिंग की, प्री रीडिंग, रीडिंग, रिस्पॉन्डिंग, एक्सप्लोरिंग एंड अप्लाइंग। तो ये 5 स्टेजेस हैं रीडिंग की। ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि किस में हमें क्या क्या प्रोसेस करनी होती है, तो पहले बता चुकी हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो हमसे। ये डिफरेंस भी आ सकता है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग में, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। देन क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं रीडिंग के, रीडिंग फॉर प्लेजर एंड रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। तो ये बहुत ईजी है, इसको आप आराम से लिख सकते हो। ये बस हमें याद रहना चाहिए कि पॉइंट क्या है, इसके टाइप कौन कौन से। यदि हमको नाम पता है तो हम इजीली उसको बना के लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो है क्रिटिकल रीडिंग इम्पोर्टेंट क्यों होती है हमारे लिए। मतलब जो हम क्रिटिकल हम सोचते हैं, जो हम क्रिटिकल पढ़ते हैं, मतलब जो हम अच्छे से ध्यान लगा के हम क्रिटिकल वे से जो हम रीडिंग करते हैं, तो उसका हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस होती है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि इसकी वजह से ही हम जब हम क्रिटिकल रीडिंग करते हैं तो ये हमारे लिए एक रीडिंग एक्सरसाइज होती है जिसकी वजह से हम जज कर पाते हैं इन्फॉर्मेशन को किसी भी फेस पे। हम उसको अलग अलग पहलू पे हम उसको जान पाते हैं, किसी भी इन्फॉर्मेशन को, डाटा को। जब हम क्रिटिकल रीडर के थ्रू जैसे हम पढ़ते हैं तो हम की पॉइंट्स देखते हैं किसी भी वर्ड के, किसी भी आइडिया का, तो हम वहाँ पे की वर्ड्स देखते हैं, की पॉइंट्स देखते हैं जब हम एज ए क्रिटिकल रीडर हम पढ़ रहे होते हैं। तो जो क्रिटिकल रीडिंग होती है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वो हमको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराती है इन प्रिंट और वेब। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रिंट फॉर्म में हो या वेब फॉर्म में हो। हमारे लिए जो क्रिटिकल रीडिंग होती है उसमें जो रीडर होता है वो पूछता है सोर्स क्या है, यहाँ पर टेक्स्ट के ऑथर कौन है, क्वालिफिकेशन क्या है, वो हर चीज़ का डीपली पूछता है उसके बारे में, उस क्रिटिकली पूछता है उसके बारे में, अच्छे से वो नॉलेज जानना चाहता है। तो ये होती है हमारी क्रिटिकल रीडिंग और इसकी इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन है फ्यू स्ट्रेटजी टू डू इफ़ेक्टिव स्टडीज़ रीडिंग। यदि हमको इफ़ेक्टिव स्टडी रीडिंग हमको करनी सीखनी है तो हम क्या क्या हम टेक्निक्स अपनाएं, क्या क्या हम स्ट्रेटजी यूज़ करें। इसमें फर्स्ट होती है टेक्स्ट मार्किंग। सबसे पहले हमको टेक्स्ट को मार्क कर लेना चाहिए जो हमको जिसको हम रीड करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे राइटिंग द कीवर्ड्स यूज़ करें, डेट एंड नेम मेंशन कर ले हम, सर्कलिंग द वर्ड्स कर ले, पुटिंग देम इन बॉक्स में डाल दें हम उसको, पुटिंग ए क्वेश्चन कर ले, एक्सक्लेमेशन मार्क्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एक स्टार हम मार्क कर सकते हैं, अंडरलाइन विद पेंसिल कर सकते हैं, ड्राइंग एरो कर सकते हैं, नंबरिंग पॉइंट्स सीरीज कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम टेक्स्ट को मार्क कर सकते हैं जो हमको रीड करना होता है या जो हमको रिमेंबर, जो हमको याद करना होता है। सेकंड है राइटिंग क्वेश्चंस। राइटिंग क्वेश्चंस लिख लें हम उस पैराग्राफ के बारे में, उस पैसेज के बारे में कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इसका मीनिंग है इस वर्ड का, क्या इसके की आइडियाज़ हैं इसके बारे में। वो पैराग्राफ के बारे में जो भी हम कुछ लिख लेते हैं क्वेश्चन फॉर्म में, तो वही होता है हमारा राइटिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट है एसोसिएटिंग ग्राफिक्स विद आइडिया। जो भी हमने ग्राफिक्स बना रखे हैं, जो चार्ट्स की फॉर्म में है, टेबल्स की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में है, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और हम ग्राफ्स को हम अपने आइडिया के साथ हम उसको करेक्ट कर लेते हैं। और जैसे कि जैसे हम रीडिंग कर रहे हैं किसी भी आर्टिकल की, तो एक जैसे फ्लो चार्ट बना लेते हैं, हम डायग्राम बना लेते हैं उसके मेन आइडिया को हम जानने के लिए। तो ये होती है हमारा ग्राफिक्स विद आइडिया को हम एसोशिएट कर लेते हैं। इसमें 4 टेक्निक्स जो है, लास्ट टेक्निक है ये, इसमें हम समरी करते हैं किसी भी पैराग्राफ की, किसी भी चैप्टर की, हम उसको शॉर्ट करके लिख लेते हैं। तो यही हमारी 4 यहाँ पे टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटजी है जिसको हम यूज़ करते हैं व्हेन वी वांट टू इफ़ेक्टिव स्टडी रीडिंग लर्निंग। तो हम चाहते हैं सीखना इफ़ेक्टिव स्टडी रीडिंग को, तो हम ये 4 हमको टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए। टेक्स्ट मार्किंग, राइटिंग क्वेश्चंस, associating graphics with ideas and summarize a paragraph and chapter। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है और कॉम्प्रिहेंशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं।
कॉम्प्रहेंशन मैंने बताया था, कॉम्प्रहेंशन प्रोसेस होती है जिसमें हम डीप थिंकिंग करते हैं और जिसमें हम इन्वॉल्व होती है बहुत सारी रीडिंग। ये होती है हमारी कॉम्प्रहेंशन, और ये एक एकेडमिक एक्टिविटी होती है ये रीडिंग प्रोसेस में। इसके टाइप्स की बात करें तो लेक्सिकल, लिटरल कॉम्प्रहेंशन, इंटरप्रेटिव, अप्लाइड और अफेक्टिव, ये 5 इसके टाइप्स होते हैं। तो इनको आप देख लेना एक बार, मैंने आपको पहले भी मैंने समझा दिया है सब कुछ आपको, एक बार फिर से देख लेना इसको आप। जो ये मतलब ये पॉइंट है ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये मतलब यहाँ पे भी स्ट्रेटजीज पूछी गई हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए। यदि हमको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से सीखना है तो हम क्या क्या हम टेक्निक्स अपनाएं। जो ये टॉपिक है ना, मतलब क्या क्या टेक्निक्स या क्या क्या स्ट्रेटजी हैं किसी भी टॉपिक के लिए, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। इनमें से आपका कोई एक क्वेश्चन देखने को आपको ज़रूर मिलेगा एग्जाम में। तो मतलब इस टाइप से ये यहाँ पे 5 हैं, इनको आप अच्छे से देख लेना। इसके बाद ये क्वेश्चन मेरे को मतलब लगा कि उसकी इधर पेपर डिफ़िकल्ट आया तो एग्जाम में हमसे क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, व्हाट इज़ स्क्रॉल। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसलिए डाला है, नोट्स में नहीं है ये क्वेश्चन, बट मेरे को लगा कि मतलब डिफ़िकल्ट पेपर लेवल आता है तो ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएगा। इन टीचिंग एंड लर्निंग इन लैंग्वेज क्लासरूम, यदि हम टीचिंग और लर्निंग की बात करते हैं लैंग्वेज की क्लासरूम में, तो वहाँ पे ट्रेका हैज़ ने एक टेक्निक्स दी थी रीडिंग के लिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। उसको कहा जाता है स्क्रॉल, उसको कहा जाता है स्क्रॉल। तो स्क्रॉल होता है, उसमें एस का मतलब होता है सर्वे द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग, सर्वे करेंगे हेडिंग्स का और सब हेडिंग का। एंड सी स्टैंड फॉर कनेक्ट द की वर्ड्स इन द फर्स्ट पोर्शन और पैराग्राफ और लाइन टू मेक रिलेशनल एसोसिएशन बिटवीन दैम, मतलब कि कनेक्ट करेंगे हम कीवर्ड्स को पैराग्राफ्स की लाइन के साथ कनेक्ट। आर स्टैंड फॉर रीड बाय रिटर्निंग टू ईच हेडलाइंस और सेगमेंट ऑफ पोर्शन एंड मार्क्स वर्ड फ्रेजेज आई टर्म्स दैट मी एक्सप्रेस सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, मतलब आर का मतलब क्या है, रीड करना, रीड करेंगे हम हेडलाइंस को। एस स्टैंड फॉर अपोनियंस और इवन आर्ग्यूमेंट्स फॉर आउटलाइन द मेजर आइडिया इन द सेगमेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे जो हम ओपोनेंट्स हैं और जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर हम आउटलाइन करेंगे तो मेजर आइडिया क्या है इस वाले स्ट्रक्चर का या इस वाले डिटेल का। एल फॉर लुक बैक एंड चेक फॉर इनएक्यूरेसी इन रिकॉर्डिंग एंड नोटिंग डिटेल्स एंड रिलेट्स द सेम टू द आउटलाइन, मतलब हम यहाँ पे लुक बैक दोबारा से चेक करते हैं हम उसको कि एक्यूरेसी यहाँ पे ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको स्क्रॉल का मतलब बताया कि स्क्रॉल की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होगी और क्या इसके मीनिंग रहेंगे और किसने ये टेक्निक दी थी, तो मैंने आपको ये बताया है। क्वेश्चन आने के मेरे को चांस लग रहे थे इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, द प्रोसेस ऑफ रीडिंग लिटरेरी टेक्स्ट, कि क्या प्रोसेस होती है रीडिंग लिटरेरी टेक्स्ट की। जब हम रीडिंग करते हैं साहित्यिक ग्रंथ की, इस टाइप से हम हिंदी में बोल सकते हैं टिपिकल हिंदी में। तो फर्स्ट है इसमें रिकॉग्निशन स्टेज, जिसमें हम मतलब रिकॉग्नाइज करते हैं फोनोलॉजिकल आइटम्स को या वर्ड्स को जो रिटन फॉर्म में है उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको पहचानते हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को। सेकंड है द स्ट्रक्चरिंग स्टेज, इसमें हम आइटम्स को जो भी मतलब जो भी कंटेंट है जो भी यूनिट्स हैं हम उसको अच्छे से मतलब अंडरस्टैंड करते हैं, हम उसका स्ट्रक्चरल मीनिंग जानते हैं। एंड थर्ड इज़ द इंटरप्रिटेशन स्टेज। इंटरप्रिटेशन स्टेज क्या होता है, ये हाईएस्ट लेवल होता है रीडिंग प्रोसेस का। इस वाले स्टेज में रीडर होता है वो इन्फॉर्मेशन लेता है अच्छे से वर्ड्स की, फ्रेजेस की, सेंटेंस की, और मतलब उसको अच्छे से वो उसका इनर मीनिंग लेता है और उसको इम्प्लीकेशंस क्लियर करता है स्टेटमेंट्स की। और ये मतलब अल्टीमेट गोल है जो कि प्रोसेस ऑफ रीडिंग का है, जो ये इंटरप्रिटेशन है ये अल्टीमेट गोल है। मतलब ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है हमारा। देन ये क्वेश्चन जो ये है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, कि 7 C's क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें फर्स्ट है क्लियरिटी होनी चाहिए, हमारे जो भी हम मैसेज शुड बी क्लियर, जो भी मैसेज हम सेंड कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए हमारा मैसेज, हमारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए, डिटेल शुड बी करेक्ट। कंसाइज, मैसेज जो हमारा है वो कंसाइज मतलब उसको हम शॉर्ट में करके लिखे, ये नहीं है कि हम 3 पेज का मैसेज भेज रहे हैं, मतलब नहीं, उसको हमें मतलब हमको उसका मेन हमको भेजना चाहिए मैसेज का। कंसिडरेशन क्या होता है कि हम कंसिडर करें जो हमारा रिसीवर है, जो हमारा रेसिपिएंट है, उसके अपोनेंट को भी हम तवज्जो दें।
कंक्रीट क्या होता है? बैक इन्फॉर्मेशन विद फैक्ट। जो भी बैक इन्फॉर्मेशन रही है उस टॉपिक की या उस मैसेज की, उसको हम फैक्ट के साथ हम उसको अच्छे से मिक्स करके देखें कि क्या वो चीज़ रियल है या नहीं है। इसमें 7th है कोर्टेसी। मतलब ये क्या होता है कि हम रिस्पेक्ट करें, हम अपने रेसिपिएंट्स की फीलिंग्स की, कि उसको भी हम एक अच्छे से रिस्पेक्ट दें। तो ये होते हैं हमारे 7 CS ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इजी, मतलब जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो ये है 7 CS। यहाँ पे जो फॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट होता है कैंडिडेटनेस, होती है खराब पर, मतलब जो कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है। नेक्स्ट है क्लियरिटी होनी चाहिए हमारे कन्वर्सेशन में, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, कंसाइंसनेस होनी चाहिए, मतलब कि ज़्यादा बड़ा ना हो, मेन मुद्दे की बात करें। एंड कॉन्क्रीटनेस, वही कि रियल बात होनी चाहिए, झूठ बात नहीं होनी चाहिए। करेक्टनेस होनी चाहिए। और कोर्टेसी, मतलब वही कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए रिसीवर के लिए। इसके अलावा ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि क्या कौन पॉइंट्स जो हमको ध्यान में रखना चाहिए जब हम फॉर्मल कन्वर्सेशन की बात करते हैं। तो कंटेंट, लैंग्वेज, डिलीवरी, अपील, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ एंड प्रोफेशनलिज्म एंड एंगेजिंग द लिसनर एंड कंक्लूडिंग। ये पॉइंट्स भी हमको ध्यान में रखने चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देन क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ IPA? द इंटरनेशनल फिनोटिक अल्फ़ाबेट्स। IPA is alphabetic of phonetic notation designed by International Phonetic Association। जो ये IPA सिस्टम है, ये अल्फ़ाबेटिक का सिस्टम है ऑफ फोनेटिक नोटेशन का, जो कि डिज़ाइन किया गया है इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ने 1999 में। तो क्यों डिज़ाइन किया गया था ये? टू कैप्चर ऑल द डिफरेंट वेज, मतलब डिफरेंट वेज होते हैं जो वर्ड्स के इंग्लिश में, कैसे हम उसको बोलें। तो मतलब इस टाइप से उसके लिए ये वाला जो मतलब ये IPA है, ये बनाया गया था। और किसके अकॉर्डिंग बोले? अल्फ़ाबेट्स को, लैटिन अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग बोले। वो डिज़ाइन एंड स्टैंडर्डाइज, मतलब स्टैंडर्ड्स के सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको बनाया गया है, जो कि रिप्रेजेंट करेगा ओरल लैंग्वेज को। जो IPA होता है वो पर्टिकुलरली यूज़फुल होता है व्हेन इट कम्स टू डिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल साउंड ऑफ स्पोकन इंग्लिश। कभी कभी ये इंपॉर्टेंट होता है, कभी ये यूज़फुल होता है जब हम मतलब पर्टिकुलर हम एक वर्ड को बोल रहे हैं, एक साउंड को बोल रहे हैं। जैसे इंग्लिश में जैसे 2 वेज हैं प्रोड्यूसिंग ए साउंड के, जैसे बात या ग्रास। मतलब यहाँ पे शॉर्ट साउंड है बात, ए के साउंड यहाँ पे शॉर्ट आ रही है, बट ग्रास यहाँ पे ए के साउंड हमको लॉन्ग आ रही है। तो मतलब यही ये चीज़ हमको कौन बताएगा कि कहाँ पे शॉर्ट साउंड आएगी, कहाँ पे लॉन्ग साउंड आएगी। तो ये हमको IPA सिस्टम के अकॉर्डिंग पता चलेगा हमको। तो ये होता है IPA सिस्टम। जो क्वेश्चन है रिदम और स्ट्रेस, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। वो हमसे इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकता है और वो हमसे सिंपल भी पूछ सकता है। तो रिदम आपको पता ही है क्या होता है, मैंने पहले बताया था, मेजर्ड मोशन, कि मतलब किस मतलब सीक्वेंस से बोला जा रहा है, क्या मोशन है, रिदम है। स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स ऑफ साउंड होता है, वर्ड्स का हो सकता है, म्यूजिकल नोट्स का हो सकता है। इसको म्यूज़िक में, पोइट्री में, डांसिंग में यूज़ किया जाता है। और जो इंग्लिश का रिदम होता है वो डिपेंड होता है स्ट्रेस पे। तो स्ट्रेस होती है वो क्या होती है? स्ट्रेस जो होती है मतलब कितना फोर्स लगाया गया है बोलने वाले वर्ड पे, सिलेबल पे, वर्ड्स के किसी दूसरे पार्ट पे, होती है स्ट्रेस। स्ट्रेस के 2 टाइप्स होते हैं, सिलेबल स्ट्रेस और वर्ड स्ट्रेस। जब सिलेबल पे स्ट्रेस होती है तो दैट इज़ सिलेबल स्ट्रेस, और जब वर्ड पे स्ट्रेस होती है तो दैट इज़ वर्ड स्ट्रेस। जैसे सिलेबल की बात करें तो हम जैसे हमने लिखा वोटर मतलब मतलब टी पे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे स्ट्रेस है, तो मतलब ये सिलेबल स्ट्रेस होगी ये वाली। तो हम बात करें जैसे मैंने लिखा वुड यू लाइक टू टी और कॉफ़ी, मतलब यहाँ पे टी और कॉफ़ी, यहाँ पे ज़्यादा फोर्स आ रहा है तो स्ट्रेस आएगा। तो मतलब यहाँ पे टी और कॉफ़ी, यहाँ पे वो वर्ड रहेगा जिस पे ज़्यादा स्ट्रेस आएगी। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, जैसे सिलेबल्स में हैप्पी बोलते हैं हम, हैप्पी। तो जैसे हैप्पी बोला तो हा ए पे ज़्यादा स्ट्रेस है, तो मतलब यहाँ पे सिलेबल स्ट्रेस क्या है? हा ए। बर्थडे पे जैसे बर्थडे, मतलब बर्थ पे ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना, तो मतलब बर्थ यहाँ पे सिलेबल स्ट्रेस है। जैसे एक्सप्लेन, मतलब एक्सप्लेन पूरा वर्ड है बट इवन यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो प्लेन पे है, एक्सप्लेन। तो मतलब ये यहाँ पे स्ट्रेस हो गई। जैसे हम वर्ड स्ट्रेस की बात करते हैं तो व्हाट टाइम इज़ इट, मतलब यहाँ पे टाइम पे स्ट्रेस हो रहा है। यहाँ पे जो वर्ड पे स्ट्रेस है वो कौन सा है? वो टाइम है। तो यहाँ पे ये वुड यू लाइक टू टी एंड कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी एंड टी पे यहाँ पे स्ट्रेस रहेगी। जो इंटोनेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है। इंटोनेशन क्या होता है? म्यूज़िक होता है लैंग्वेज का, जिसमें कि जो हमारा बोलने का वे होता है वो इस होती है, वो राइज होती है और फॉल डाउन होती है जब हम बोल रहे होते हैं। तो
इसके अलावा इंटोनेशन के 4 टाइप है। फॉलोइंग इंटोनेशन में बताया था। फॉलोइंग मतलब ऊपर जैसे जोर से बोल रहा, कोई एकदम से धीरे से बोलने लग जाए तो वो फिर उसका फॉलोइंग इंटोनेशन होएगा। यदि कोई धीरे धीरे बोल रहा है और वो एकदम से तेज बोलने लग जाए तो दिस इज राइजिंग इंटोनेशन। एंड राइज एंड फॉल मतलब पहले राइज हो जाना फिर फॉल हो जाना। और फॉल राइज मतलब पहले तो मतलब फॉल हो जाना फिर राइज हो जाना। ये इसके इंटोनेशन के टाइप हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और है एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी। स्टोरी के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? ये यहाँ पे टोटल 5 होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था चैप्टर्स वाइज में, चैप्टर वाली सीरीज़ में। सेटिंग मतलब क्या था, किस टाइम पे और प्लेस पे लिखी गई है तो वही आता है सेटिंग में। कैरेक्टर्स क्या रहे, प्लॉट क्या है मतलब मैंने यहाँ पे आउटलाइन क्या है समरी स्टोरी की, कॉन्फ्लिक्ट क्या है यहाँ पे और थीम क्या है। तो मतलब ये चीज़ है यहाँ पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। तो मैंने आपको यहाँ पे टोटल इतने क्वेश्चन बताए हैं जो वो हमसे पूछ सकता है एग्जामिनर एग्ज़ाम में। तो मैंने आपको ये बताए हैं। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू एवरीवन।